चलो देखो भाई, एंजाइम्स, ये टॉपिक तुम्हारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर बायो का अकॉर्डिंग इंक्लूड है, क्लास 11 मतलब। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हमें देखना है। यहाँ पर आपके पास इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि आपने 9th और मैट्रिक बायोलॉजी के कोर्स के भी अंदर एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कंप्लीट चेक एंड बैलेंस होना केमिस्ट्री ऑफ द सेल विच इज़ एग्जिबिटेड थ्रू द वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन गोइंग ऑन विद द सेल। द concept development in this chapter will construct the knowledge where you will be able to analyze the comprehend and apply to that knowledge। ये तो इंट्रोडक्शन है, अब इससे तो कोई MCQs आने से रहा, ठीक है। अब देखो, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग इन अ सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये बात हम जानते हैं कि सेल में जितने भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं उसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बेसिकली सेल के अंदर दो ही प्रोसेस चल रहा होता है, या तो चीज़ें मिलकर कोई एक बल्क मॉलिक्यूल बना रही होती हैं, या कोई एक बल्क सब्सटेंस टूट रहा होता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर। तो एक प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरा कहलाता है एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों कंबाइनली क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। These reactions have to be carried out very quickly so that their products can be utilized in a various life activities in a cell। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि एक लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है उनको। These process takes place very quickly so that their products can be utilized in a various life activities in a cell। अब फॉर एग्जांपल हमें आज की तारीख में कार्बोहाइड्रेट की नीड है हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हुआ और वो अगले 10 दिन बाद कार्बोहाइड्रेट अगर फॉर एग्जांपल बनेगा, तो ज़रूरत किस दिन में थी, आज ना, 10 दिन बाद थोड़ी, 10 दिन बाद तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आज 29वां रमज़ान है, कल 30वां रमज़ान है और फिर परसों ईद है। हमारी बॉडी को आज चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसने आज कार्बोहाइड्रेट बनाना शुरू किया और ईद के दिन जाके कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो ईद के दिन तो ऐसे ही खा रहा हूँ मैं बैठ करके, ज़रूरत ही नहीं है ईद के दिन तो कार्बोहाइड्रेट की जो तोड़ कर मुझे प्रोवाइड करे। तो जब भी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई नीड होती है, तो सडन एक्शन होता है और सडन एक्शन की वजह से हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट बॉडी में ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स असल में होते क्या हैं, वी कंसिडर्ड देयर नेचर आर प्रोटीनेशियस। ये मिल करके किससे बनते हैं, प्रोटीन से। और एंजाइम्स आपके पास किसके तौर पर एक्ट करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर। और ये बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। देयरफॉर दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन का एंजाइम होगा तो वो ऑर्गेनिक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन का एंजाइम होता है तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन का एंजाइम होगा तो वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, ठीक है। विदाउट बीइंग कंज्यूम, एंजाइम की प्रॉपर्टी यही है कि वो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है लेकिन रिएक्शन में यूटिलाइज खुद नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंजाइम्स की, सबसे पहले इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ और सबस्ट्रेट को जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन। ऑब्वियसली एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट हमेशा बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होता। हाईली सेंसिटिव टू द पीएच एंड टेम्परेचर। ऑब्वियसली एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो इनका भी नेचर फिक्स होता है, तो इनके लिए भी ये जो वर्किंग करते हैं एक स्पेसिफिक पीएच पर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करेंगे। इधर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। उसके बाद क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक भी होते हैं। कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनकी मौजूदगी में ही सिर्फ और सिर्फ कोई केमिकल रिएक्शन होगा, अगर कोई और एंजाइम आ जाए तो वो वाला रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो कि लेस स्पेसिफिक होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले करके उस रिएक्शन को करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंसान आपको मिल गया जो बस अपने काम से काम रखता है, और एक ऐसा इंसान आपको मिल गया दैट इज़ मल्टी टैलेंटेड, जो अपने अलावा दूसरे काम भी कर सकता है। तो यहाँ पर एंजाइम्स की भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो बस एक ही तरह के रिएक्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि मोर देन 10 और 40 और 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को करा सकते हैं। कैन वर्क इन अ वीवो यानी लिविंग सेल्स एज वेल एज इन विट्रो यानी कि ग्लासवेयर। लिविंग सेल्स के अंदर और ग्लासवेयर के अंदर यानी आर्टिफिशियली भी अगर आप वर्क लेना चाहें तो ये कर सकते हैं, और लिविंग सेल्स के अंदर कराना चाहें तो भी ये काम कर सकते हैं। सम रिक्वायर को फैक्टर्स फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर बहुत सारे एंजाइम्स को नीड होता है जिनके लग जाने के बाद एंजाइम अपनी वर्किंग शुरू करता है, अदरवाइज वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।
बेसिकली तौर पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्पीड कैसे करता है, एंजाइम उस रिएक्शन के लिए जो भी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है उसको कम कर देता है, सही है। तो दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एंड रिक्वायर नाउ द लेस टाइम फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को अपने अंदर जमा करने के लिए, देन वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, देन फिर रिएक्शन प्रोसीड होता है। लेकिन किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम लग जाता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो थोड़ी सी एनर्जी हम देते हैं, थ्रेशोल्ड तक एनर्जी पहुंचती है और वो फ़ौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन एंड डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ स्पीड ऑफ द रिएक्शन करेगा लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई पार्ट नहीं करेगा। मज़े की बात, कल तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि केसी जो है वो आपके पास उसमें प्रेशर जो था वो भी स्ट्रेस के तौर पर था, ली शेक्लियर बोलता है, टेम्परेचर भी स्ट्रेस के तौर पर था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट भी स्ट्रेस के तौर पर थे, और आपके पास वहाँ पर कैटलिस्ट भी स्ट्रेस के तौर पर। लेकिन कैटलिस्ट जो है ना वो केसी पर या इक्विलिब्रियम पर कोई फ़र्क नहीं लाता। कैटलिस्ट करता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को इक्वल रेट में बढ़ा देता है। तो केसी की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटे बाद जो आनी थी अब वो 10 मिनट में आ जाएगी, लेकिन आएगी उतनी। तो केसी की वैल्यू को और इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब उनकी वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं लाता, सिर्फ उनको जल्दी से ऑब्टेन करने में हेल्प कर देता है। तो ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन एंड डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेगा, सिर्फ क्या करेगा बताओ, स्पीड अप द रिएक्शन कर देगा। ठीक है, रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीड कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद एंजाइम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अब एंजाइम का स्ट्रक्चर ये इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, लेकिन आगे जो आपको चीज़ें पढ़नी है उसमें आपको एंजाइम के स्ट्रक्चर में बार बार जगह जगह मार्क करेंगे वो कि ये स्ट्रक्चर पर ये चीज़ लगेगी, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे ख़राब हो जाएगी, या ये चीज़ डीनेचर्ड हो जाएगी। तो उस वक्त आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एंजाइम स्ट्रक्चर। ठीक है जी बेटा, कहाँ पर? कहाँ, इधर तो नहीं मौजूद है। किधर? ये लिखा हुआ है, देखो ये इधर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास एंजाइम्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एक्सपोनेंट 6 टू एक्सपोनेंट 14। स्पीड कर देंगे रिएक्शन को, इवन कितना ज़्यादा स्पीड अप कर देंगे, उसकी जो वेलोसिटी है उसको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में बढ़ा देंगे। एक्सपोनेंट 6 से क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट 14। मतलब कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन की जो स्पीड है उसकी स्पीड को बढ़ाकर एक्सपोनेंट 6, एक्सपोनेंट 7 या एक्सपोनेंट 8 या एक्सपोनेंट 9, एक्सपोनेंट 10 या एक्सपोनेंट 11, 12, 13 या एक्सपोनेंशियल 14 तक भी करने की एबिलिटी रखते हैं। तो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और वहाँ पर रेंज लिखी हुई है, वो कब है, लास्ट ईयर वाली बायो की किताब है, ये इस साल वाली, इसमें से इन्होंने इस साल हटा दिया इसको। ठीक है, तो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को नॉर्मल वेलोसिटी से बढ़ाकर एक्सपोनेंट 6 से लेकर के एक्सपोनेंट 14 तक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स का स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबो एंजाइम, सिर्फ और सिर्फ राइबो एंजाइम्स को, राइबोजाइम जिसको आप बोलते हैं, उनको हटा दो। ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सारी की सारी क्या है आपके पास, ग्लोबुलर प्रोटीन है, विच आर मेड अप ऑफ द वन और द मोर पॉलीपेप्टाइड्स। राइबो एंजाइम्स को हटाकर बकिया दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं, दे ऑल आर द ग्लोबुलर इन प्रोटीन विच आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। एक से ज़्यादा आपके पास पॉलीपेप्टाइड्स पर कंसिस्ट होते हैं। राइबोजाइम्स आर द एंजाइम्स विच कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड आर फाउंड इन राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम्स क्या होता है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ राइबोजाइम्स, ये वो एंजाइम्स हैं जो कि कंसिस्ट है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, आरएनए पर के ऊपर, और ये किस पर, कहाँ पर मौजूद होता है, राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। राइबो एंजाइम्स या राइबोजाइम्स आर नॉट द ग्लोबुलर प्रोटीन, they are actually the enzyme that consists only on the RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोजाइम सिर्फ और सिर्फ किस पर कंसिस्ट होता है या किससे मिल करके बनता है, आरएनए से मिल करके बनता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है आपके पास, राइबोसोम्स में आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पेप्टाइडल ट्रांसफर इज अ राइबोजाइम विच फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि पेप्टाइडल ट्रांसफर जो होता है इज अ राइबोजाइम which form the peptide bond during the protein synthesis।
प्रोटीन सिंथेसिस जो है राइबोसोम जो कर रहा होता है वो क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पड़ा होता है, राइबोजाइम्स पड़ा होता है, जो कि करता क्या है आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जब बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दौरान पढ़ा है ना कि आपके पास प्रोटीन की सीक्वेंस पूरी तैयार होती है और राइबोसोम्स उसको बना रहे होते हैं। तो राइबोसोम्स कैसे बना रहे होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर क्या पड़ा होता है, राइबोजाइम्स पड़ा होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पर कंसिस्ट होता है, आरएनए पर कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो जब उसके पास छोटे छोटे से अमाइनो एसिड्स जा रहे होते हैं तो पेप्टाइडल ट्रांसफ़र जब उसके पास हो रहा होता है, यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफ़र का मकसद है जब उसके पास अमाइनो एसिड्स जा रहे होते हैं तो वो क्या बना देता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है उनके दरमियान में, प्रोटीन की सिंथेसिस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बातें आपको समझ आई कि सारे के सारे एंजाइम्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, सिवाय किसके, राइबोजाइम्स के। राइबोजाइम्स क्या होता है, ओनली कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड इट इज़ फाउंड इन अ राइबोसोम्स, और ये किस में काम कर रहा होता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज इज़ अ राइबोजाइम, ये एंजाइम का नाम लिया गया है कि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जो है वो क्या है, असल में राइबोजाइम होता है जिसका काम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बता रहा है राइबोजाइम तो एक पूरी क्लास है प्रोटीन की। ठीक है, एक पूरा क्लास है आपके पास एंजाइम्स की जिसमें पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ये उसका एक मेंबर है। ठीक है, जो कि खुद क्या है, राइबोजाइम है, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। उसके बाद शेप ऑफ एंजाइम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्टिव साइट। एंजाइम के शेप की बात करेंगे और एक्टिव साइट्स के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम विच आर प्रोटीन, अब मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि टॉपिक वैसे भी पार्ट नहीं है, सिर्फ मेजर चीज़ आपको पढ़नी है सिर्फ इधर। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम विच आर प्रोटीन इन नेचर कैन हैव द मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम द 10,000 टू ओवर 1 मिलियन। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उधर केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है कि भाई जो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स हैं उनका जो वेट है वो कितना होता है, तकरीबन 10,000 से लेकर के ओवर 1 मिलियन डेल्टन तक का इनका वेट होता है, और 1 डेल्टन इज इक्वल्स टू 1 AMU होता है। ये याद है, पढ़ा था हम लोगों ने कि 10,000 से लेकर के 1 मिलियन डेल्टन या 1 मिलियन AMU तक का आपके पास वेट होता है, किसका, एंजाइम्स का वेट होता है, जो कि प्योरली प्रोटीन पर कंसिस्ट होते हैं। सच एंजाइम्स हैव द टर्शरी और द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और ये आप लोग उधर पढ़ करके आए हो, सही है, पीछे के प्रोटीन वाले चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में, कि प्रोटीन जो होती है आपके पास किस किस तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एंजाइम्स के स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं होता, या तो होगा तो टर्शरी होगा या फिर होगा तो क्वाटरनरी होगा। सो देयर आर ओनली 2 स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन एंजाइम। एंजाइम जो है या तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर कंसिस्ट होगा या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट होगा। कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लोकेटेड इन इट्स एक्टिव साइट। कैटालाइटिक एक्टिविटी कैसे होगी, मतलब वो कितना कैटलिस्ट के तौर पर अपना रोल प्ले करेगा या कितना अच्छा कैटलिस्ट है वो आप कैसे बता सकते हो, उसकी एक्टिव साइट को चेक करके बता सकते हो। और क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसकी कहाँ पर मौजूद होती है, एंजाइम्स की पूरी बॉडी में एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, वहाँ पर उसकी ये प्रॉपर्टी लोकेट होती है, विच इज़ स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग, और वहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज मौजूद होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल कैविटी, और ये कैविटी की शक्ल में होती है आपके पास, और ये कौन सी कैविटी होती है, 3 डायमेंशनल कैविटी। तो व्हाट इज एन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट इज अ पार्ट ऑफ एन एंजाइम that is actually helps to specify the property of an enzyme, and it contain the specific charge bearing portion, and it is a 3-dimensional cavity of an enzyme. ठीक है, the substance, the reactant which is to be converted into product molecule is attached to the active site by non-covalent interactions like the hydrogen bonding and the hydrophobic interaction. अब यहाँ पर जिस भी चीज़ को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है वो आकर के हमेशा आपके पास एंजाइम के किस जगह पर लगेगा, एक्टिव साइट पर लगेगा, और एक्टिव साइट पर लगेगा बाय द हेल्प ऑफ अ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन का मकसद उधर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, ना ही आयोनिक बॉन्ड बनेगा, सेकेंडरी बॉन्ड बनेगा। और सेकेंडरी बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होंगी। समझ आए क्या कह रहे हैं, एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट होता है, जिस भी सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, मतलब जो सबस्ट्रेट है जो कि आकर के एंजाइम के साथ लगता है, वो एंजाइम के किधर आकर के लगेगा, एक्टिव साइट पर आके लगेगा। और एक्टिव साइट पर आकर के जो लगेगा वहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से नहीं लगेगा एंजाइम और एक्टिव साइट पर लगने वाला जो सब्सटेंस है, बल्कि कौन सी इंटरेक्शन होगी, वहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्टिव साइट अबाउट 3 to 12 अमाइनो एसिड्स विच में बी स्कैटर्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड but are browed together in a particular fashion due to the secondary और tertiary foldings of a protein molecule। यहाँ पर एक्टिव साइट के ही हवाले से अभी भी एक्सप्लेनेशन चल रही है कि एक्टिव साइट पर क्या होता है, एक्टिव साइट कंसिस्ट होता है 3 to 12 अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस के ऊपर।
विच में बी स्कैटर्ड इन अ, स्कैटर्ड का मकसद क्या होता है, एक जगह पर जमे रहना या फैले रहना, फैले रहना, ठीक है। तो जो एक्टिव साइट है वो 3 to 12 अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट है, लेकिन एक्टिव साइट में ऐसा नहीं है कि वो 10 या 12 अमाइनो एसिड एक ही जगह पर जमा हुआ है। एक्टिव साइट पर पूरे के पूरे वो फैले हुए होते हैं, ठीक है। विच में बी स्कैटर्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड but are browed together in a particular fashion due to the secondary and tertiary foldings of a protein molecule। देखो ये 3 to 12 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए होंगे टर्शरी या फिर किसी स्ट्रक्चर में, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में, और थोड़ा सा दूर दूर होंगे, इसलिए फैले हुए कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं कि बल्क स्ट्रक्चर में होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि बीडेड अपीयरेंस, जैसे 8-10 बॉल्स को आप अगर जोड़ दें एक साथ तो बीड अपीयरेंस जो होती है ना, ऐसे नहीं होता ये। एक आप रोप लो, एक धागा लो, उसमें थोड़े थोड़े से दूर पर अमाइनो एसिड्स को रख दो और उसको टर्शरी स्ट्रक्चर में अरेंज कर दो, तो बिल्कुल जैसा वो नज़र आएगा वैसे ही एक्टिव साइट पर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा था, कुछ याद है? 3 डायमेंशनल फोल्ड्स। अगर अमाइनो एसिड क्या हो जाए, 3 डायमेंशनल फोल्ड में अपने आप को अरेंज करने, एक रोप आप लो, उसमें बीड्स को लगाओ और उसको 3 डायमेंशनल फोल्ड है, मतलब यहाँ वहाँ हर तरफ उसको घुमा दो, तो जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रहा था वो टर्शरी स्ट्रक्चर था। तो थोड़े थोड़े से दूर दूर पर ही होंगे ना अमाइनो एसिड्स, एक जगह पर तो नहीं जमा हो जाएंगे, बीच बीच में गैप होगा कि नहीं होगा, गैप होगा ना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, देखो यहाँ पर इस तरह से आपको ये रोप लाइक फैशन है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ इस तरह से अमाइनो एसिड्स पड़े हुए नजर आएंगे, ये एक्टिव साइट है पूरा। द एक्टिव साइट्स फॉर एल्डोजेस कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसिन। अब व्हाट आर द ग्लाइसिन, हिस्टाइडीन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे क्या थे, अमाइनो एसिड्स। द एक्टिव साइट फॉर द एल्डोज कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइसिन, हिस्टाइडीन एंड द एलेनाइन अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पास जो एल्डोज होता है ना, एल्डोज इज अ सबस्ट्रेट, एल्डोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ सबस्ट्रेट। तो जो एल्डोजेस होते हैं मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, वो जब एंजाइम पर आकर के लगते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर के लगते हैं, तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर उस वक्त लगेंगे जब एंजाइम की एक्टिव साइट पर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, ग्लाइसिन होना चाहिए, हिस्टाइडीन होना चाहिए और एलेनाइन अमाइनो एसिड। तो ये एक स्पेसिफिक बात इन्होंने की है, वह यहाँ पर इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं याद रखने की ज़रूरत है? क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर आपका इंक्लूड नहीं है, लेकिन बस जहन में रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में होता तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता। एन एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ द 2 फंक्शनल रीजन। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्टिव साइट कितने फंक्शनल रीजन पर कंसिस्ट होता है। एक्टिव साइट में 2 फंक्शनल रीजन होता है, पहला होता है उसका बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है उसका कैटेलाइटिक साइट। तो एक्टिव साइट के अंदर कितने फंक्शनल रीजन होते हैं? 2। दोनों फंक्शनल रीजन का नाम, एक होता है बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है कैटेलाइटिक साइट, ठीक है। सम अमाइनो एसिड्स हैव द एक्टिव साइट। कुछ अमाइनो एसिड्स के पास क्या होता है, एक्टिव साइट विच मेक द बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट constitute the binding site, while the other amino acids which cause the conversion of the substrate into the product constitute the catalytic site। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि some amino acids have the active site which makes the bond with the substrate। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिव साइट है, विच मेक्स द बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूट द बाइंडिंग साइट। और क्या बनाते हैं, बाइंडिंग साइट बनाते हैं। जिस जगह पर सबस्ट्रेट आकर के लग जाता है अमाइनो एसिड, जिस जगह पर सबस्ट्रेट आकर के लगता है एक्टिव साइट पर, तो अगर आकर के लग रहा होगा सिर्फ और सिर्फ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्टिव साइट पर क्या मौजूद है, सिर्फ बाइंडिंग साइट मौजूद है। और अगर आपके पास अदर अमाइनो एसिड्स विच कॉज द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट, अभी इन्होंने बोला था कि एक्टिव साइट पर क्या मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। वो अमाइनो एसिड जो कि बाइंड कर रहा है, तो एक्टिव साइट पर जो इतने सारे अमाइनो एसिड्स हैं, तकरीबन 12 से 20 अमाइनो एसिड, तो जो अमाइनो एसिड बाइंड करके रखने के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट बना रहे हैं। और एक्टिव साइट में मौजूद वो अमाइनो एसिड जो कि कन्वर्जन कर देते हैं सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में, तो वो अमाइनो एसिड्स क्या कहलाएंगे कि वो एक्टिव साइट की कौन सा पोर्शन बना रहे हैं, कैटेलाइटिक साइट बना रहे हैं जी। अमाइनो एसिड्स में जो एक्टिव साइट है उसमें ढेर सारे अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स बाइंडिंग का काम करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स कन्वर्जन का काम करते हैं। तो जो अमाइनो एसिड बाइंडिंग का काम कर रहा है, कन्वर्जन नहीं कर रहा, वो कहलाता है बाइंडिंग साइट बनाने वाला अमाइनो एसिड एक्टिव साइट का, सही है। और जो अमाइनो एसिड एक्टिव साइट में मौजूद हैं और कन्वर्जन कर रहे हैं, बाइंडिंग नहीं कर रहे, कन्वर्जन कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये एक्टिव साइट की कन्वर्जन पोर्शन बना रहे हैं, मतलब कन्वर्जन साइट बना रहे हैं एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट के 2 हिस्से, एक है कन्वर्जन पार्ट और दूसरा है बाइंडिंग पार्ट। तो बाइंडिंग पार्ट कौन बनाता है, जो बाइंड करते हैं सिर्फ, और कन्वर्जन पार्ट कौन बनाता है, जो कि
कन्वर्ट करते हैं सबस्ट्रेट को किस में, उसके प्रोडक्ट के अंदर। अब ये सब लिखा हुआ था तुम्हारी फर्स्ट ईयर की बुक में, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रहा बता रहे हैं, इधर देखो ये रहा एपो एंजाइम, ये रहा होलो एंजाइम। विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इनटू द एक्टिव साइट, कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट। अभी कोफैक्टर की तो हमने बात ही नहीं की। ये उसका एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में एक देखो साइट होगा आपके पास, क्या होगा, एक होगा बाइंडिंग साइट और दूसरा क्या होगा आपके पास, दूसरा क्या होगा, कैटालाइटिक साइट, ठीक है। और ये रहा सबस्ट्रेट आकर के लग रहा है यहाँ पर। अब देखो द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, बेटा यहाँ पर आप बात कर रहे हैं शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। जो भी सबस्ट्रेट आकर के लगना होता है उसके लिहाज से एक्टिव साइट का शेप होता है। ऑब्वियसली जैसे कि तुम लोगों ने देखा है पजल बनाए होंगे ना बचपन में, तो स्पेसिफिक पजल का शेप स्पेसिफिक जगह पर ही जा कर के लगता है। इसी तरह से हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंजाइम्स में शेप होता है जो कि उस सबस्ट्रेट के शेप की जैसा होता है, सही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली शेप है तो सबस्ट्रेट भी आकर के उसी तरह का लगा है, यहाँ पर किसी दूसरे तरह की शेप का सबस्ट्रेट आके इधर नहीं लग सकेगा। तो एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल और एंजाइम्स हैव अ शेप दैट आर सेम एज द शेप ऑफ देयर सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, देयरफॉर ओनली अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन अटैच टू द एक्टिव साइट। However, sometime related substrate can also bind to the active site। यहाँ पर कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के लिहाज से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक दूसरे के लिहाज से फिक्स होते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट ऐसा तैयार हो गया बॉडी में जिसकी शेप बिल्कुल नॉर्मल सबस्ट्रेट की तरह की है, तो वो भी आकर के एंजाइम के साथ लग सकता है, ठीक है। सम एंजाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड अ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। कुछ एंजाइम्स के अंदर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और उस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, जो कि एंजाइम से आकर के लगेगा तो एंजाइम अपनी वर्किंग को शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम पर आकर के क्या लग रहा है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट दैट इज़ अ कोफैक्टर। और कोफैक्टर लगने के बाद उस पर सबस्ट्रेट आकर के लगा, जब तक कोफैक्टर नहीं लगा था तब तक सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं सम एंजाइम्स आल्सो रिक्वायर्ड अ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कॉल्ड द कोफैक्टर व्हिच इज नॉट ओनली रिस्पांसिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट बट आल्सो पार्टिसिपेट इन अ कैटालाइटिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है कि कोफैक्टर जो होता है विच इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ विच इज़ नॉट ओनली, नॉट ओनली का विच इज़ ओनली नहीं कह रहे और विच इज़ नॉट नहीं कह रहे। विच इज़ नॉट ओनली का मकसद है कि ना सिर्फ, तो जो कोफैक्टर है वो ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से जोड़ने में, बट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ कैटालाइटिक प्रोसेस। व्हाट इज कैटालाइटिक प्रोसेस, अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो कोफैक्टर आ करके जब लग जाते हैं एंजाइम के साथ, तो उसके लग जाने से होता क्या है कि सबस्ट्रेट के लगने में आसानी भी होती है और सबस्ट्रेट की कन्वर्जन में भी आसानी होती है। तो कोफैक्टर के लगने की वजह से उसने हेल्प किया बाइंडिंग साइट के भी तौर पर और उसने हेल्प किया किसके तौर पर, कैटालाइटिक साइट के भी तौर पर। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो एंजाइम है उसके साथ जब कोफैक्टर लग गया तो कोफैक्टर लगने के बाद सबस्ट्रेट बाइंड भी हो जाएगा और कन्वर्ट भी होगा अपने प्रोडक्ट में, तो कैटालाइटिक साइट के भी तौर पर एक्ट करेगा कोफैक्टर और बाइंडिंग साइट के भी तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। द फाइनल शेप ऑफ द एक्टिव साइट, जो फाइनल शेप होगी ना एक्टिव साइट की, ये एक्टिव साइट है, जो फाइनल शेप होगी एक्टिव साइट की इज एक्चुअली स्टैब्लिश्ड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर। अभी यही कह रहे हैं, इधर देखो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन पर जो सबस्ट्रेट आकर के लगनी होती है उस जैसा शेप उनके ऊपर मौजूद नहीं होता, तो उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, कोफैक्टर की। कोफैक्टर लग जाएगा तो कोफैक्टर में वो शेप मौजूद होगा जो कि उस एंजाइम के सबस्ट्रेट का शेप होता है, ठीक है। यहाँ पर यही डिस्कशन कर रहे हैं। द फाइनल शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज एक्चुअली स्टैब्लिश्ड, जो फाइनल शेप होती है एक्टिव साइट की वो इस्टेब्लिश्ड होती है, कब इस्टेब्लिश होती है, आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर। एन एंजाइम विच रिक्वायर अ कोफैक्टर बिकम्स एक्टिव ओनली इफ द कोफैक्टर इज कंबाइंड विद इट। आप गौर से देखो, अगर यहाँ पर एपो एंजाइम है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में है, जब उसके साथ कोफैक्टर लग गया तो एपो एंजाइम किस में कन्वर्ट हो गया है, हॉलो एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, एंड द हॉलो एंजाइम इज एक्टिव फॉर्म व्हाइल द एपो एंजाइम इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है।
तो यही कह रहे हैं कि वो एंजाइम जिसमें सबस्ट्रेट डायरेक्टली आकर के एंजाइम पर नहीं लगता बल्कि कोफैक्टर पर लगता है, तो वो एंजाइम्स ऑटोमेटिकली इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं पड़े होते। जब उनसे आकर के एक्टिव साइट लगेगा, जब उनसे आकर के कोफैक्टर लगेगा, तभी वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म से किस में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज उस टाइम तक ये अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक इनके ऊपर क्या नहीं लग जाता, कोफैक्टर नहीं लग जाता। ठीक है। If a cofactor not available, the remaining protein part of the enzyme become catalytically inactive and it is called as apoenzyme. Apoenzyme is what? Apoenzyme is actually the inactive form of enzyme. Holoenzyme is what? Holoenzyme is actually the active form of enzymes. ठीक है। On the other hand, the enzymes which do not require the cofactor can also show the active and inactive weight states. सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे एंजाइम्स आपके पास जिनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोफैक्टर जिन एंजाइम में आकर के लगता है वही एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं, चाहे उन पे कोफैक्टर लगता है या कोफैक्टर नहीं लगता, वो भी अपने एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। जब उनको काम करना होता है तब वो एक्टिव फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, जब उनको काम नहीं करना होता तो वो किस फॉर्म में पड़े होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। तो यही लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड द एंजाइम व्हिच डू नॉट रिक्वायर द कोफैक्टर कैन आल्सो शो द एक्टिवेटेड एंड द इनएक्टिवेटेड स्टेट। पेप्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ सच एंजाइम। यहाँ पर एक एग्जांपल के भी तौर पर आपको बताया गया कि पेप्सिन ये वो एंजाइम है जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती कोफैक्टर की, और वो भी एक्टिव और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होता है। पेप्सिन कन्वर्ट करते हैं ना अपने आप को पेप्सिनोजिन के अंदर। ठीक है। इन दिस स्टेट इट हैज़ एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट, सॉरी पेप्सिन, हाँ ना, पेप्सिन इज एन एंजाइम, पेप्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ सच एंजाइम। उसके बाद इन दिस स्टेट इट हैज़ एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट अटैच टू इट्स एक्टिव साइट विच डज नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसा क्यों होता है? जब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो जो उसका बेटा एक्टिव साइट है उधर पर क्या लगा होता है, एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड का फ्रैगमेंट लगा होता है। ठीक है। विच डू नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे ही वो अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसकी बाइंडिंग साइट से वो जो एडिशनल कंपोनेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड लगा होता है वो हट जाता है और एक्टिव साइट पर एक्सपोज हो जाती है एक्टिव साइट, और वहाँ पर आकर के फिर क्या होता है, जो चीज़ लगनी होती है सबस्ट्रेट वो आसानी से उसकी बाइंडिंग साइट पर लग जाती है। अदरवाइज बाइंडिंग साइट को क्लोज करके रखा होता है एडिशनल पॉलीपेप्टाइड की फ्रैगमेंट जब तक वो इनएक्टिव होता है। ऑब्वियसली आपके पास जो बाइंडिंग साइट है उस पर कोई दूसरी चीज़ लगी हुई है तो जो असल चीज़ लगनी है वो तो नहीं लगेगी। ठीक है। Hence it remains inactive when पेप्सिनोजिन इज एक्सपोज इन HCl। जैसे ही पेप्सिनोजिन को क्या मिलता है, HCl मिलता है, एज एन स्टमक कैविटी द एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट इज रिमूव। HCl क्या होता है भाई, ये क्या करता है असल में, रिमूव करता है किसको, वो जो एडिशनल कंपोनेंट लगा होता है पेप्सिनोजिन के ऊपर, पॉलीपेप्टाइड जो सीक्वेंस लगी होती है उसको हटा देता है। कब हटेगी वो? उस वक्त हटेगी जब HCl स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है। The additional polypeptide fragment is removed and as a result inactive यानी apoenzyme pepsinogen is changed into the active form holoenzyme form the pepsin। पेप्सिनोजिन किस में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, पेप्सिन में कन्वर्ट कर लेगा। कब कन्वर्ट कर लेगा? जब HCl स्टमक में रिलीज होगा और वो जो बाइंडिंग साइट पर आपके पास एडिशनल पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस लगी हुई थी वो क्या हो जाएगी, HCl की प्रेजेंस में हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगा और उस पर आकर के अब आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो लग जाएगा, और जब लगेगा तो इट मीन्स के एंजाइम एक्टिव हो चुका है, और एंजाइम एक्टिव हो चुका है तो इस वक्त हम एंजाइम जो एक्टिव फॉर्म में है पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म क्या कहलाती है, पेप्सिन कहलाती है। So what is pepsinogen? The inactive form of enzyme. What is pepsin? The active form of enzyme. अब उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, ये भी आपका टॉपिक नहीं है लेकिन इसको ही पढ़ेंगे। कोफैक्टर की अगर बात की जाए, द कोफैक्टर में बी इनऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दिस इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर डिफरेंट मेटालिक आयन सच एज आयरन आयन, मैग्नीशियम आयन, कॉपर आयन एंड द जिंक आयन। दीज आर ओनली अटैच्ड टू द एंजाइम्स व्हेन सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड। They are detachable cofactors. Such cofactors are also called as activators। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक आइंस की यहाँ पर मिसाल दी गई कि आयरन आयन, मैग्नीशियम आयन, कॉपर आयन, जिंक आयन वगैरह। दे आर ओनली अटैच टू द एंजाइम। ये जो इनऑर्गेनिक आइंस हैं आपके पास जो कि कोफैक्टर के तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, ये कब अटैच होते हैं? सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही अटैच हो सकते हैं, अदरवाइज अटैच नहीं हो सकते। कब अटैच हो सकते हैं? व्हेन एंजाइम सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड। जब एंजाइम किससे बाइंड हो चुका होता है, सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुका होता है, तभी इनऑर्गेनिक आइंस बाइंड हो सकते हैं सबस्ट्रेट के साथ, अदरवाइज बाइंड नहीं हो सकते। दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स, और ये डिटैचेबल होते हैं, मतलब इनकी जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, डिटैचेबल होती है, मतलब ये आसानी से हट भी सकते हैं। सच कोफैक्टर्स और ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स, और इन्हीं कोफैक्टर्स को क्या कहा जाता है, एक्टिवेटर्स भी
कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एंजाइम्स और जब उसका सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है, यहाँ पर देखो दोबारा देखो, दीज आर ओनली अटैच टू द एंजाइम व्हेन सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड। जब सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका होता है, यहाँ पर दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स। डिटैचेबल कोफैक्टर्स का मकसद है, जब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ग्लूकोज प्लस एटीपी हेक्सोकाइनेज प्लस मैग्नीशियम आइन। हेक्सोकाइनेज का एंजाइम है, उसके साथ मैग्नीशियम आइन लगेगा। ये उस वक्त ही लग सकता है, इनऑर्गेनिक आइन्स उस वक्त ही लग सकते हैं जब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट दोनों आपस में बाइंड हो रहे हों। द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ईदर कोएंजाइम्स और द प्रोस्टैटिक ग्रुप्स। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो खुद कोएंजाइम्स होते हैं या तो खुद क्या होते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं। द कोएंजाइम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स। अब कोएंजाइम्स किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जो विटामिन्स आपने पूरे के पूरे केमिस्ट्री में और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में देखा है। फॉर एग्जाम्पल एटीपी, NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव आर द कॉमन कोएंजाइम्स। अब यहाँ पर कॉमन कोएंजाइम्स की एग्जाम्पल दी जा रही है। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है ना भाई, वो क्या है, असल में कोएंजाइम्स हैं, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, प्रोस्टैटिक ग्रुप कह सकते हो। तो इनऑर्गेनिक एंजाइम्स को ही हम कोएंजाइम्स कह रहे हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को ही क्या बोला जा रहा है, कोएंजाइम्स बोला जा रहा है या फिर प्रोस्टैटिक ग्रुप कहा जा रहा है। और कोएंजाइम्स या प्रोस्टैटिक ग्रुप जिसको ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहा जा रहा है, वो उसकी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बताया गया कि ATP, NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, दे आर द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, दे आर द ऑर्गेनिक cofactor, they are the coenzyme या फिर प्रोस्टैटिक ग्रुप are the common coenzymes like inorganic cofactors, they are also attached to the enzyme when substrate gets bind, they are also detachable cofactor। ये जो ऑर्गेनिक आइंस है या इनऑर्गेनिक आइंस है, दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, दोनों ही क्या होते हैं, डिटैचेबल होते हैं, मतलब लग भी सकते हैं और हट भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रोस्टैटिक ग्रुप है आपके पास, is covalently bonded part of an enzyme which is permanently attached to the enzyme and does not detach after the completion of a reaction। देखो एंजाइम क्या होता है, हट जाता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो एंजाइम के साथ भी जो चीज़ें लग रही थी उसूलन उनको भी क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, जो कि एंजाइम के साथ लगे थे। लेकिन जो कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ लग रहे थे, अगर वो इनऑर्गेनिक आइंस है तो वो तो हट जाएंगे। लेकिन जो प्रोस्टैटिक ग्रुप लगा था एंजाइम के साथ, वो एंजाइम का रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उसके साथ नहीं हटता, उससे लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग होती है वो कोवेलेंटली होती है, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग वो नहीं करता आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग अटैच टू द सम एंजाइम। अब ये पोरफायरिन रिंग क्या होती है, पोरफायरिया क्या होता है, पूरी बीमारी है, उसकी लिस्ट है। पोरफायरिन रिंग क्या है ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एक पूरा बायोमॉलिक्यूल का पूरा टॉपिक है, और समझ लो कि एक बड़ा टॉपिक है, और ये तुम्हारे लेवल का ही नहीं है, ये सेकेंड ईयर MBBS में पढ़ाते हैं। एन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, बस ये समझ लो कि एक पोरफायरिन रिंग है जिसमें क्या मौजूद होता है, बीच में आयरन पड़ा होता है, ठीक है। एक रिंग है जिसको कह रहे हैं पोरफायरिन रिंग, जिसमें बीच में क्या पड़ा होता है, आयरन पड़ा होता है। एन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग अटैच टू द सम एंजाइम लाइक द साइटोक्रोम। यहाँ पर बता रहे हैं कि आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग जो कि अटैच होती है सम एंजाइम्स के साथ, जैसे कि साइटोक्रोम्स इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्टैटिक ग्रुप। आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग अटैच हो जाती है कुछ एंजाइम के साथ, जो कि परमानेंटली बॉन्ड हो जाती है, और परमानेंटली बॉन्ड होने की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे कि साइटोक्रोम्स है ना, जितने भी बॉडी के अंदर साइटोक्रोम्स सारे के सारे क्या होता है, प्रोस्टैटिक ग्रुप होते हैं, जो कि अगर एंजाइम के साथ लग जाए तो वो कोवेलेंटली बॉन्डिंग करते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं करते, वो हमेशा के लिए जुड़े रह जाते हैं।